ये बलोचिस्तान हाई कोर्ट का वो कमरा था जिसकी जानिब जाने की किसी भी सरकारी ऑफिसर को इजाजत तक न थी। आज एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला था और पिछले कई घंटों से एक कमीशन अपनी रिपोर्ट को फाइनल करने में लगा हुआ था। कमीशन का हर रुकन थर थर कांप रहा था और किसी में वो बात कहने की जुर्रत नहीं थी जो कमीशन की फाइंडिंग बता रही थी। जिम्मेदारी का तयन करने का सवाल आया तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे और कुछ देर तक कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। सबकी नजरें कमीशन के सरबराह की जानिब उठने लगी, जो मामूली जिसामत का एक कमजोर सा शख्स था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसका जिगरा कितना बड़ा है। इसका अंदाजा उस वक्त हुआ जब उसने हतमी फैसला सुनाया और सब उसकी जानिब देखते रह गए, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। किसी ने इस कदर जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा नहीं किया था और कोई भी इतना बड़ा रिस्क नहीं ले पाया था। लेकिन ये मामूली सा शख्स आज तारीख बदलने जा रहा था। अगस्त 2016 का एक हंगामा खेज महीना जारी था और पूरी कौम की नजरें एक ऐसे तहकीकाती कमीशन पर लगी हुई थी जिसने वो फैसला करना था जिसके असरात अगली कई दहाइयों तक पाकिस्तान पर पड़ने थे। कौम शदीद गम और गुस्से की कैफियत में मुब्तला थी और उस कमीशन से पूरी कौम की उम्मीदें वाबस्ता थीं। दरअसल अगस्त के आगाज में ही दहशतगर्द तंजीमों ने पाकिस्तान को चैलेंज करते हुए कोयटा के अंदर कार्रवाई करने का चैलेंज दिया था और पाकिस्तान की तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस चैलेंज को कबूल करते हुए सिक्योरिटी का एक ऐसा जाल बिछा दिया था कि कोयटा के अंदर कोई मक्खी भी पर मारने का नहीं सोच सकती थी। असलिहा तो दूर की बात, कोयटा के अंदर किसी भी तरफ से एक छुरी ले आना भी आसान नहीं रहा था, क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ISI, इंटेलिजेंस ब्यूरो और FIA वहां पर कदम जमा कर बैठ चुकी थी और तहैया कर लिया था कि वो दहशतगर्दों को उसके नापाक ज़ाई में कामयाब नहीं होने देंगे। पाक फौज के बहादुर जवान और कमांडोज की फोर्सेस बलोचिस्तान में हर तरह की कार्रवाई के लिए तैयार बैठी थी। हुकूमत और उसके वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चैलेंज कर रहे थे कि कोई कोयटा की जानिब आंख उठाकर भी दिखा दे, लेकिन फिर 8 अगस्त 2016 को वो अनहोनी हो गई जिसने पूरी कौम को शजदर कर दिया। कोयटा में खुदकश धमाका हो चुका था और पूरी कौम शजदा रह गई कि अगर इतनी सिक्योरिटी के बावजूद कोयटा में हमला हो सकता है तो फिर बाकी कौम की सिक्योरिटी का क्या होगा। लिहाजा इस पर बलोचिस्तान हाई कोर्ट में एक तहकीकाती कमीशन बनाया गया जिसकी सरबराही एक दुबले पतले से शख्स ने की और फिर उसने रिपोर्ट में वो इंकशाफ किए कि सब हैरान रह गए। ये शख्स काजी फाइज ईसा था जिसने पहली बार पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियों और हुकूमत से बराह रास्त पंगा लेते हुए उन्हें अपने प्राइज की अंजामदही से गफलत और नाअहली पर मामूर कर दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर सवालात उठाए और साथ में कलदम तंजीमों की सरगर्मियों पर भी तशवीश का इजहार किया था। कमीशन ने नेशनल एक्शन प्लान को मुनासिब तरीके से तरतीब देने की जरूरत पर जोर देने के साथ इस्तादे दहशतगर्दी के इदारे नेक्टा की नाकिस कारकर्दगी पर तनकीद की थी। जस्टिस ईसा की सरबराही में कायम उस कमीशन ने उस वक्त के विफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार से कलदम तंजीम अहले सुन्नत वल जमात के सरबराह अल्लामा यूसुफ लुधियानवी से मुलाकात पर भी सवाल उठाया था। यूं काजी फाइज ईसा उस वक्त एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट आवाज बनकर उभरे थे और पूरे मुल्क में एंटी इस्टेब्लिशमेंट हलकों में उनको मकबूलियत मिलने लगी। लेकिन अगले साल ही उन्होंने वो कदम उठाया जिसने एक बार फिर उनको मुल्क भर में मकबूलियत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया और दूसरी जानिब उसी एक फैसले ने उनके खिलाफ कई बड़ी आवाजें खड़ी कर दी, यहाँ तक कि उस लड़ाई में बड़े बड़े वकला और मुल्क भर की बार्स को भी कूदना पड़ गया। फरवरी 2017 में विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के दाखिली इलाके फैजाबाद में मजहबी तंजीम तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के धरने से अवाम को दरपेश मुश्किलात पर सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लिया था, जिसके बाद तकरीबन 1.5 साल केस की समाअत के बाद जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अज खुद नोटिस केस का फैसला तहरीर किया था। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत वक्त के अलावा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के धरने में खिलाफे कानून किरदार पर सख्त नाराजगी का इजहार किया था। फैसले में हुक्म दिया गया था कि सूबाई और विफाकी हुकूमतें नफरत, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का प्रचार करने वालों के खिलाफ आहनी हाथों से निपटें और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। फैसले में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हुक्म दिया गया था कि वो अपने मातहत एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। फैसले में ये भी कहा गया था कि ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि फौज किसी एक जमात, सियासतदान या तंजीम को सपोर्ट कर रही है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के धरने के खिलाफ अज खुद नोटिस केस में जस्टिस ईसा के फैसले ने सिविल इदारों के साथ अस्करी इदारों को भी कटहरे में खड़ा कर दिया था। तहरीके लब्बैक ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के संगम पर वाक़े फैजाबाद इंटरचेंज पर इंतखाबी हलफनामे में खत्म नबूवत के हवाले से मुतनाज़ा तरमीम के खिलाफ नवंबर 2017 में धरना दिया था, जिसका इख्तिताम वजीर कानून जाहिद हामिद के इस्तीफे के बाद हुआ था।
जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस मुशीर आलम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में आर्मी चीफ और बहरी और फिजाई अफवाज के सरबराहान को वजारत दिफा के तवस्सु से हुक्म दिया कि वो फौज के उन एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए किसी सियासी जमात या गिरोह की हिमायत की। अदालत ने ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अलावा पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा को भी हिदायत की थी कि वो अपने दायरा इख्तियार में रहते हुए काम करें। यहाँ से एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत हुई। फैजाबाद धरने के फैसले पर जस्टिस काजी फैज ईसा की हिमायत और मुखालिफत पर वकला बरादरी तकसीम हुई। इस फैसले पर पंजाब बार कौंसल ने नाराजगी का इजहार करते हुए इनकी बरतरफी का मुतालबा भी किया। पंजाब बार कौंसल ने इल्जाम आयद किया कि जस्टिस काजी फैज ईसा ने फैजाबाद धरना केस का फैसला सुनाते हुए कानून के बुनियादी उसूलों की खिलाफवर्जी की है। बार कौंसल का ये भी दावा था कि जस्टिस काजी फैज ईसा ने फौज और ISI के इस अजीम किरदार की तारीफ करने की बजाय कौमी सलामती के मुहाफिज इदारों को बगैर किसी सबूत के मोर्दे इल्जाम ठहराकर मुल्क दुश्मन कुव्वतों को पाकिस्तान की दिफाई एजेंसियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का मौका फराहम किया है। पंजाब बार कौंसल के मुतालबे की सिंध बार कौंसल, हाई कोर्ट बार, कराची और मलीर बार ने मजम्मत की और जस्टिस काजी फैज ईसा के हक में करारदाद मंजूर की। पाकिस्तान बार कौंसल ने भी पंजाब बार कौंसल के मुतालबे को मुस्तरद किया और करार दिया कि किसी इदारे को अदलिया की आज़ादी पर शब-ए-खुन मारने की इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क के नामवर वकला रहनुमा और साबिक जज जस्टिस रशीद रिजवी का कहना है कि अगर जस्टिस काजी फैज ईसा को फारिग किया गया तो 2007 से भी बड़ी तहरीक चलाई जाएगी। याद रहे कि वो तहरीक जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली के लिए चलाई गई थी। यूं काजी फैज ईसा एक हीरो के रूप में सामने आए और एक बड़ी एंटी इस्टेब्लिशमेंट आवाज बन गए, लेकिन कोई नहीं जानता कि काजी फैज ईसा ने ये कदम क्यों उठाया था और किसके कहने पर उठाया था। आज की वीडियो में हम काजी फैज ईसा की जिंदगी के उन पुशीदा लम्हात पर भी रोशनी डालने वाले हैं जिससे आपको वाज़े तौर पर समझ आ जाएगी कि सारा खेल किसने और कैसे रचाया और काजी फैज ईसा का क्या क्या किरदार रहा। काजी फैज ईसा 26 अक्टूबर 1959 को कोयटा में पैदा हुए। उनका ताल्लुक पशीन के एक मुमताज खानदान से है। वो मरहूम काजी मोहम्मद ईसा के साहबजादे हैं जो कि तहरीके पाकिस्तान के वक्त भी एक मुतनाज़ा किरदार बने थे और काजी जलालुद्दीन के पोते हैं जो कि आज़ादी से पहले रियासत कलात के वजीर आजम थे। उनकी वालिदा बेगम सादिया ईसा थीं जो कि एक समाजी कारकुन थी और बहुत से हस्पतालों और फलाही इदारों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की रुकन थी। काजी साहब शादीशुदा हैं और 2 बच्चों के बाप हैं। चीफ जस्टिस ईसा ने अपनी इब्तिदाई और सानवी तालीम कोयटा में हासिल की और O और A लेवल कराची ग्रामर स्कूल से किया और उसके बाद BA ऑनर्स लंदन से किया। इन्होंने बार प्रोफेशनल इम्तिहान लंदन के इन स्कूल ऑफ लॉ से किया और बार ऑफ इंग्लैंड और वेल्स मिडल टेम्पल 1982 में दर्ज हुए। वो अदालत आलिया बलोचिस्तान में 30 जनवरी 1985 में एक वकील के तौर पर दर्ज हुए और 21 मार्च 1998 को वो अदालत उज़्मा में वकील के तौर पर मुंसलिक हुए। चीफ जस्टिस ईसा ने 27 सालों तक मुख्तलिफ अदालत आलिया, विफाकी शरई अदालत और अदालत उज़्मा के सामने पेश होते रहे और वो बलोचिस्तान हाई कोर्ट एसोसिएशन, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के तदम्मे मर्ग मेंबर हैं। उनके जज बनने से पहले वो एक लॉ फिर्म का हिस्सेदार थे। वक्फे से उन्हें अदालत आलिया और अदालत उज़्मा में मुश्किल मुकदमात में मशवरे के लिए बुलाया जाता रहा है। इनकी माहौलियात और अवामी मुकदमात में दिलचस्पी की वजह से बलोचिस्तान में खसूसी कवानीन ऑर्डिनेंस 1 और 2 ऑफ 1968 का नफाज हुआ। बलोचिस्तान बार एसोसिएशन की तरफ से उन्होंने अदालत आलिया में कोयटा बिल्डिंग कोड के खिलाफ वर्जी पर एक मुकदमा भी दर्ज किया था, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि इसे नाफिज किया जाए ताकि ज़लज़ले की सूरत में अमवात और नुकसानात कम से कम हो। वो एजाजी तौर पर पाकिस्तान के एक बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डायरेक्टर के तौर पर भी काम करते रहे हैं। इसके अलावा वो पॉलिसी बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान और कायद मजार मैनेजमेंट बोर्ड के भी मेंबर है। वो 1994 तक इस्लामी लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में आईने पाकिस्तान और बरसगीर की कानूनी तारीख के प्रोफेसर रहे। वो एक किताब मैस मीडिया लॉज एंड रेगुलेशंस इन पाकिस्तान के मुश्तरका लिखारी भी हैं, जिसे एशियन मीडिया और इंफॉर्मेशन सेंटर सिंगापुर ने छापा और ये इस उन्वान पर पहली किताब है। उन्होंने बलोचिस्तान केस एंड डिमांड नामी किताबचा भी लिखा है। उन्होंने कानून, माहौलियात, इस्लाम, बलोचिस्तान और आइन पर बहुत से इदारे लिखे जो कि मुख्तलिफ इंग्लिश अखबारों में शाया हुए। काजी साहब की जिंदगी का अहम मोड़ 2007 में आता है जब नवाज शरीफ की नजर करम इन पर पड़ती है।
नवाज शरीफ के पसंदीदा चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे, जो नवाज शरीफ की वजह से परवेज मुशर्रफ को टफ टाइम दे रहे थे। उनके साथ कुछ दीगर जजेस भी नवाज शरीफ की जोली में थे। मार्च 2007 में परवेज मुशर्रफ ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ रेफरेंस भेजा तो नवाज शरीफ ने चीफ जस्टिस को बहाल करवाने के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। तब नवाज शरीफ के ग्रुप में बलोचिस्तान से जो वकला मौजूद थे उनमें एक काजी फायजीसा था, जिसने मुबैना तौर पर नवाज शरीफ से डील की और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ वकला को मुतहरिक किया, क्योंकि बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस परवेज मुशर्रफ का साथ दे रहे थे। जब जनरल साहब ने आर्मी चीफ को यूनिफॉर्म में सदारत का इलेक्शन लड़ने का फैसला किया तो इस इकदाम को अदालत उज़्मा में चैलेंज कर दिया गया। कौम को पूरा इत्मीनान था कि अदलिया आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी। चुनाचा जनरल परवेज मुशर्रफ ने इसी खतरे के पेश नजर 3 नवंबर 2007 को एमरजेंसी के नाम पर नया मार्शल लॉ लगाया और बहसियत आर्मी चीफ अदालत उज़्मा के 60 जजेस को उनके अहले खाना समेत कैद कर दिया। दुनिया भर की तारीख में ये अनोखा वाकया था, लेकिन वकला ने पहले से बढ़कर साबित कदमी के साथ इस जालिमाना इकदाम के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी तहरीक को मुनज़्ज़म किया। उन्होंने मार खाई, जानों का नजराना पेश किया, लेकिन हुकूमती जुल्म सितम और तरगीबो तहरीस का कोई हरबा इनके पाई इस्तकलाल में जंबिश न पैदा कर सके। तब सियासी क़यादत मुल्क से बाहर थी और मैदान में सिर्फ वकला आमरीत का मुकाबला कर रहे थे। उस वक्त सीनियर वकला को परवेज मुशर्रफ ने जज बनने की ऑफर की और पुराने कई जजेस को मुअत्तल कर दिया। काजी उन जजों के सामने पेश नहीं हुए जिन्होंने 3 नवंबर 2007 की एमरजेंसी के तहत हलफ उठाया था अदालत उज़्मा की 31 जुलाई 2009 के फैसले के बाद, जिसमें उन्होंने 3 नवंबर 2007 के फैसले को गैर कानूनी करार दिया, जिसकी वजह से अदालत आलिया बलोचिस्तान के तमाम जज साहबान मुस्ताफी हो गए। इन हालात में जस्टिस फायजीसा को बुलाया गया और सूबा बलोचिस्तान में काम करने के लिए कहा गया और उन्हें 5 अगस्त 2009 को चीफ जस्टिस बलोचिस्तान का ओहदा दे दिया गया। दरअसल ये ओहदा नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने दिया था। काजी शायद वो वाहिद बंदा है जो वकील से सीधा चीफ जस्टिस बन गया। जस्टिस काजी फायजीसा जब बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के मनसब पर फाइज हुए तो बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ने इनकी तैनाती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर की। इस दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जस्टिस ईसा की तैनाती आइन के खिलाफ है, क्योंकि किसी की भी बतौर जज तैनाती के लिए आला अदालत में 10 साल प्रैक्टिस का तजुर्बा होना जरूरी है, क्योंकि इनकी तैनाती एडहॉक बुनियादों पर हुई थी, मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं। बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया था। यूं काजी फायजीसा ने चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट के तौर पर काम जारी रखा। नवाज शरीफ का ख्वाब था कि काजी को सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए और मुस्तकबिल में इसका इस्तेमाल किया जाए। हुकूमत पाकिस्तान ने 1 अक्टूबर 2010 में उस वक्त अदालत आलिया लाहौर के चीफ जस्टिस जनाब ख्वाजा मोहम्मद शरीफ के गैर कानूनी इक़दाम में कत्ल पर एक कमीशन बनाया। चीफ जस्टिस ईसा उस कमीशन के चेयरमैन बने। उस कमीशन में अदालत आलिया लाहौर और पेशावर के जज साहबान रुकन थे। उस कमीशन की रिपोर्ट हुकूमत को जमा करवा दी गई थी। 30 दिसंबर 2011 को अदालत उज़्मा ने एक 3 रुकनी कमीशन बनाया जो कि उस याददाश्त की असलियत जानने के बारे में था, जो कि यूएस ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ माइक मोलेन को दिया गया था। ये कमीशन जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान और जस्टिस काजी फायजीसा, जो कि अदालत आलिया सिंध इस्लामाबाद और बलोचिस्तान के चीफ जस्टिस साहबान थे, पर मुश्तमिल था। चीफ जस्टिस ईसा उस कमीशन के चेयरमैन थे। उन्होंने मई 2012 में अपनी रिपोर्ट अदालत उज़्मा में जमा करवा दी थी। चीफ जस्टिस ईसा ने पाकिस्तान लॉ एंड जस्टिस कमीशन, नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी और फेडरल जुडिशल कमीशन के रुकन रहे और अपनी खिदमात सरअंजाम दी। इन तमाम इदारों में काजी फायजीसा नवाज शरीफ की मेहरबानी से ही खिदमात सरअंजाम दे पाए। चीफ जस्टिस के ओहदे के साथ साथ इनके पास बलोचिस्तान जुडिशल एकेडमी के चेयरमैन का ओहदा भी था। चीफ जस्टिस ईसा सबसे सीनियर चीफ जस्टिस होने की वजह से सुप्रीम जुडिशल कमीशन के मेंबर भी थे। नवाज शरीफ ने काजी फायजीसा की मुकम्मल तौर पर सहूलतकारी की और इन्हें सुप्रीम जुडिशल कौंसिल तक पहुंचाकर ही दम लिया और इसके बाद नवाज शरीफ ने काजी फायजीसा को सुप्रीम कोर्ट लाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी, जो कामयाब रहीं। जस्टिस काजी फायजीसा 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज बन गए। काजी फायजीसा 26 अक्टूबर 1959 को कोयटा में पैदा हुए। उनका ताल्लुक पशीन के एक मुमताज़ खानदान से है। वो मरहूम काजी मोहम्मद ईसा के साहबजादे हैं, जो कि तहरीके पाकिस्तान के वक्त भी एक मुतनाज़ा किरदार बने थे, और काजी जलालुद्दीन के पोते हैं, जो कि आज़ादी से पहले रियासत कलात के वज़ीर आज़म थे। उनकी वालिदा बेगम सादिया ईसा थीं, जो कि एक समाजी कारकुन थी और बहुत से हस्पतालों और फलाही इदारों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की रुकन थी। काजी साहब शादीशुदा हैं और 2 बच्चों के बाप हैं। चीफ जस्टिस ईसा ने अपनी इब्तिदाई और सानवी तालीम कोयटा में हासिल की और ओ और ए लेवल कराची ग्रामर स्कूल से किया।
और उसके बाद BA ऑनर्स लंदन से किया। इन्होंने बार प्रोफेशनल इम्तिहान लंदन के इन स्कूल ऑफ लॉ से किया और बार ऑफ इंग्लैंड और वेल्स मिडल टेम्पल 1982 में दर्ज हुए। वो अदालत आलिया बलोचिस्तान में 30 जनवरी 1985 में एक वकील के तौर पर दर्ज हुए और 21 मार्च 1998 को वो अदालत उज़्मा में वकील के तौर पर मुंसलिक हुए। चीफ जस्टिस ईसा ने 27 सालों तक मुख्तलिफ अदालत आलिया, विफाकी शरई अदालत और अदालत उज़्मा के सामने पेश होते रहे और वो बलोचिस्तान हाई कोर्ट एसोसिएशन, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के तदम्मे मर्ग मेंबर हैं। उनके जज बनने से पहले वो एक लॉ फिर्म का हिस्सेदार थे। वक्फे से उन्हें अदालत आलिया और अदालत उज़्मा में मुश्किल मुकदमात में मशवरे के लिए बुलाया जाता रहा है। इनकी माहौलियात और अवामी मुकदमात में दिलचस्पी की वजह से बलोचिस्तान में खुसूसी कवानीन ऑर्डिनेंस 1 और 2 ऑफ 1968 का नफाज हुआ। बलोचिस्तान बार एसोसिएशन की तरफ से उन्होंने अदालत आलिया में कोयटा बिल्डिंग कोड के खिलाफ वर्जी पर एक मुकदमा भी दर्ज किया था, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि इसे नाफिज किया जाए ताकि ज़लज़ले की सूरत में अमवात और नुकसानात कम से कम हो। वो एजाजी तौर पर पाकिस्तान के एक बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डायरेक्टर के तौर पर भी काम करते रहे हैं। इसके अलावा वो पॉलिसी बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान और कायद मजार मैनेजमेंट बोर्ड के भी मेंबर है। वो 1994 तक इस्लामी लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में आईने पाकिस्तान और बरसगीर की कानूनी तारीख के प्रोफेसर रहे। वो एक किताब मैस मीडिया लॉज एंड रेगुलेशंस इन पाकिस्तान के मुश्तरका लिखारी भी हैं, जिसे एशियन मीडिया और इंफॉर्मेशन सेंटर सिंगापुर ने छापा और ये इस उन्वान पर पहली किताब है। उन्होंने बलोचिस्तान केस एंड डिमांड नामी किताबचा भी लिखा है। उन्होंने कानून, माहौलियात, इस्लाम, बलोचिस्तान और आइन पर बहुत से इदारे लिखे जो कि मुख्तलिफ इंग्लिश अखबारों में शाया हुए। काजी साहब की जिंदगी का अहम मोड़ 2007 में आता है जब नवाज शरीफ की नजर करम इन पर पड़ती है। नवाज शरीफ के पसंदीदा चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे, जो नवाज शरीफ की वजह से परवेज मुशर्रफ को टफ टाइम दे रहे थे। उनके साथ कुछ दीगर जजेस भी नवाज शरीफ की जोली में थे। मार्च 2007 में परवेज मुशर्रफ ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ रेफरेंस भेजा तो नवाज शरीफ ने चीफ जस्टिस को बहाल करवाने के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। तब नवाज शरीफ के ग्रुप में बलोचिस्तान से जो वकला मौजूद थे उनमें एक काजी फायजीसा था, जिसने मुबैना तौर पर नवाज शरीफ से डील की और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ वकला को मुतहरिक किया, क्योंकि बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस परवेज मुशर्रफ का साथ दे रहे थे। जब जनरल साहब ने आर्मी चीफ को यूनिफॉर्म में सदारत का इलेक्शन लड़ने का फैसला किया तो इस इकदाम को अदालत उज़्मा में चैलेंज कर दिया गया। कौम को पूरा इत्मीनान था कि अदलिया आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी। चुनाचा जनरल परवेज मुशर्रफ ने इसी खतरे के पेश नजर 3 नवंबर 2007 को एमरजेंसी के नाम पर नया मार्शल लॉ लगाया और बहसियत आर्मी चीफ अदालत उज़्मा के 60 जजेस को उनके अहले खाना समेत कैद कर दिया। दुनिया भर की तारीख में ये अनोखा वाकया था, लेकिन वकला ने पहले से बढ़कर साबित कदमी के साथ इस जालिमाना इकदाम के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी तहरीक को मुनज़्ज़म किया। उन्होंने मार खाई, जानों का नजराना पेश किया, लेकिन हुकूमती जुल्म सितम और तरगीबो तहरीस का कोई हरबा इनके पाई इस्तकलाल में जंबिश न पैदा कर सके। तब सियासी क़यादत मुल्क से बाहर थी और मैदान में सिर्फ वकला आमरीत का मुकाबला कर रहे थे। उस वक्त सीनियर वकला को परवेज मुशर्रफ ने जज बनने की ऑफर की और पुराने कई जजेस को मुअत्तल कर दिया। काजी उन जजों के सामने पेश नहीं हुए जिन्होंने 3 नवंबर 2007 की एमरजेंसी के तहत हलफ उठाया था अदालत उज़्मा की 31 जुलाई 2009 के फैसले के बाद, जिसमें उन्होंने 3 नवंबर 2007 के फैसले को गैर कानूनी करार दिया, जिसकी वजह से अदालत आलिया बलोचिस्तान के तमाम जज साहबान मुस्ताफी हो गए। इन हालात में जस्टिस फायजीसा को बुलाया गया और सूबा बलोचिस्तान में काम करने के लिए कहा गया और उन्हें 5 अगस्त 2009 को चीफ जस्टिस बलोचिस्तान का ओहदा दे दिया गया। दरअसल ये ओहदा नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने दिया था। काजी शायद वो वाहिद बंदा है जो वकील से सीधा चीफ जस्टिस बन गया। जस्टिस काजी फायजीसा जब बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के मनसब पर फाइज हुए तो बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ने इनकी तैनाती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर की। इस दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जस्टिस ईसा की तैनाती आइन के खिलाफ है, क्योंकि किसी की भी बतौर जज तैनाती के लिए आला अदालत में 10 साल प्रैक्टिस का तजुर्बा होना जरूरी है, क्योंकि इनकी तैनाती एडहॉक बुनियादों पर हुई थी, मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं। बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया था। यूं काजी फायजीसा ने चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट के तौर पर काम जारी रखा। नवाज शरीफ का ख्वाब था कि काजी को सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए और मुस्तकबिल में इसका इस्तेमाल किया जाए। हुकूमत पाकिस्तान ने 1 अक्टूबर 2010 में उस वक्त अदालत आलिया लाहौर के चीफ जस्टिस जनाब ख्वाजा मोहम्मद शरीफ के गैर कानूनी इकदाम में कत्ल पर एक कमीशन बनाया। चीफ जस्टिस ईसा उस कमीशन के चेयरमैन बने
उस कमीशन में अदालत आलिया लाहौर और पेशावर के जज साहबान रुकन थे। उस कमीशन की रिपोर्ट हुकूमत को जमा करवा दी गई थी। 30 दिसंबर 2011 को अदालत उज़्मा ने एक 3 रुकनी कमीशन बनाया जो कि उस याददाश्त की असलियत जानने के बारे में था जो कि यूएस ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ माइक मोलेन को दिया गया था। ये कमीशन जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान और जस्टिस काजी फाइज ईसा जो कि अदालत आलिया सिंध इस्लामाबाद और बलोचिस्तान के चीफ जस्टिस साहबान थे पर मुश्तमिल था। चीफ जस्टिस ईसा उस कमीशन के चेयरमैन थे। उन्होंने मई 2012 में अपनी रिपोर्ट अदालत उज़्मा में जमा करवा दी थी। चीफ जस्टिस ईसा ने पाकिस्तान लॉ एंड जस्टिस कमीशन, नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी और फेडरल जुडिशल कमीशन के रुकन रहे और अपनी खिदमात सरंजाम दी। इन तमाम इदारों में काजी फाइज ईसा नवाज शरीफ की मेहरबानी से ही खिदमात सरंजाम दे पाए। चीफ जस्टिस के ओहदे के साथ साथ इनके पास बलोचिस्तान जुडिशल एकेडमी के चेयरमैन का ओहदा भी था। चीफ जस्टिस ईसा सबसे सीनियर चीफ जस्टिस होने की वजह से सुप्रीम जुडिशल कमीशन के मेंबर भी थे। नवाज शरीफ ने काजी फाइज ईसा की मुकम्मल तौर पर सहूलतकारी की और इन्हें सुप्रीम जुडिशल कौंसिल तक पहुंचाकर ही दम लिया और इसके बाद नवाज शरीफ ने काजी फाइज ईसा को सुप्रीम कोर्ट लाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी जो कामयाब रहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज बन गए। काजी फाइज ईसा उस वक्त एंटी इस्टेब्लिशमेंट बने जब नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात खराब थे। यही वजह है कि काजी ने 2016 में इंटेलिजेंस एजेंसियों के खिलाफ सख्त फैसला दिया और फिर अगले साल जब नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ तहरीके लब्बैक ने एहतजाज किया तो काजी फाइज ईसा ने उस पर सुप्रीम कोर्ट को तख्ताए मश्क बनाया और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक पूरा महाज खड़ा किया और ये सब कुछ नवाज शरीफ की मर्जी से हो रहा था। मई 2019 में काजी फाइज ईसा का बुरा वक्त शुरू हुआ जब इनके खिलाफ तहरीक इंसाफ की हुकूमत में रेफरेंस फाइल हुए। खुफिया एजेंसियों ने काजी फाइज ईसा की करप्शन के सबूत इकट्ठे कर लिए जिनकी फाइल वजीर आजम इमरान खान को भेजी गई और इमरान खान ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को डायरेक्शन दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में सदर मुमलिकत की जानिब से भिजवाए गए थे। रेफरेंस में जस्टिस ईसा पर यह इल्जाम लगाया गया था कि इन्होंने बरतानिया में अपनी उन जायदादों को छुपाया जो मुबैना तौर पर इनकी बीवी और बच्चों के नाम है। सदारती रेफरेंस में असासों के हवाले से मुबैना इल्जामात आयद करते हुए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई की इस्तदा की गई थी। रेफरेंस दायर होने की खबर के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को खतूत लिखे थे। बाद 7 अगस्त 2019 जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने खिलाफ सदारती रेफरेंस को जाती तौर पर अदालत उज़्मा में चैलेंज कर दिया और 300 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली दरखास्त दायर में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मेरे खिलाफ रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है, लिहाजा अदालत से इस्तिदा है कि दरखास्त पर फैसला आने तक सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई रोकी जाए। अदालत उज़्मा में जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल कोर्ट ने सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरखास्त पर समाअत की। फुल कोर्ट के दीगर अराकीन में जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस मजहर आलम खान, जस्टिस सज्जाद अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस यहिया अफरीदी और जस्टिस काजी अमीन अहमद शामिल थे। ये मामला गुज़िश्ता साल मई से अगले साल जून तक तकरीबन 13 माह तक चला। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की 40 से ज्यादा समातें हुई। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का फैसला जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तहरीर किया जो 224 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें कहा गया है कि जस्टिस काजी फाइज के खिलाफ रेफरेंस फैजाबाद दन्ना केस नहीं बल्कि लंदन जायदादों की बुनियाद पर बना। फैजाबाद दन्ना केस में नजरसानी दरखास्तों को बदनीयती के शवाहिद के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। फैसलों के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें दायर करना आईनी और कानूनी हक है, जबकि ऐसी कोई शिक नहीं कि जजेस के खिलाफ रेफरेंस को खुफिया रखना चाहिए। मार्च 2023 में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजीर कानून सेनेटर आजम नजीर ताडर को जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने की हिदायत कर दी है और काजी को बचा लिया। जुलाई 2023 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि उनको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजा जो उन्होंने आगे पहुंचा दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के खिलाफ ग्रुपिंग शुरू कर दी और नवाज शरीफ के साथ मिलकर चीफ जस्टिस के खिलाफ भरपूर लॉबिंग की। नू लीग ने जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर को खसूसी तौर पर तनकीद का निशाना बनाया। नवाज शरीफ काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस बनने का इंतजार करता रहा और जैसे ही काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने तो नवाज शरीफ और काजी फाइज ईसा के दरमियान लंदन में होने वाले उस मुआहदे पर फौरन से अमल दरामद शुरू कर दिया गया, जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलकर और इमरान खान को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाकर नवाज शरीफ के लिए रास्ता बनाना था। और जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हो जाती तब नवाज शरीफ वापस आकर काजी फाइज ईसा की मदद से वजीर आजम बन जाते।
काजी फैज ईसा शुरू से ही तहरीक इंसाफ के खिलाफ नवाज शरीफ के दस्ते रास्त बने रहे और सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक फैसलों में इस कदर जानिबदारी का मुजाहरा किया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक केस में काजी को बेंच का हिस्सा नहीं बनाते थे, क्योंकि सब जानते थे कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान के मुतल्लिक काजी किस कदर जानिबदारी का मुजाहरा करता है। लेकिन जिस वक्त काजी फैज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए तो इन्होंने खुलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां शुरू कर दी और हर वो केस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक होता था उसे अपने पास लगाते और हर फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ करते। काजी फैज ईसा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ होने वाली इंतकामी कार्रवाइयों में सहूलतकारी का मरकजी किरदार अदा किया और पार्टी को कुचलने की कोशिशों में बाकायदा आलाकार बनकर सामने आए और लंदन प्लान की तकमील में इन्होंने हर हद को उबूर किया, यहाँ तक कि आइन अमलन मुअत्तल हो गया। लेकिन काजी फैज ईसा ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ से इंतकाम लेने के लिए और नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाने के लिए हर वो कदम उठाया जिस पर पूरी कौम हैरानी का शिकार नजर आती है। यहाँ तक कि काजी फैज ईसा ने तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छीन कर इसे इलेक्शन से भी बाहर कर दिया और फिर एक दांधली ज़दा इलेक्शन की बुनियाद रखकर नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाने की कोशिश की। लेकिन काजी फैज ईसा की ये तमाम कोशिशें नाकामी से दो चार हुई। काजी फैज ईसा के चीफ जस्टिस के तौर पर किरदार के मुतल्लिक अगर जानना हो तो भारत के मशहूर जज का लिखा हुआ वो खत काजी के खिलाफ एक रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें उन्होंने खुलकर काजी के किरदार पर बात की है और काजी फैज ईसा उस खत का जवाब भी नहीं दे पाया। साबिक चीफ जस्टिस इंडिया सुप्रीम कोर्ट मार्कंडे काटीजू का चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज ईसा के नाम खत एक चार्ज शीट है। वो अपने खत में लिखते हैं कि मिस्टर ईसा, मैं आपको ईसा कहकर मुखातिब करने से इनकार करता हूँ क्योंकि आप इस पोजीशन के मुस्तहिक नहीं हैं। मैं ये लिख रहा हूँ ताकि मैं आपको कुछ कड़वे हकाइक बता सकूँ। आप दुनिया भर की अदलिया के लिए शर्मनाक हैं क्योंकि आपने अपने मुकद्दस अहद को हुनर से पूरा करने और अपने मुल्क के आइन की हिफाजत और पाकिस्तान के लोगों के हुकूक और आज़ादियों की हिफाजत का बेरहमाना खयानत की है। आप खुद को जस्टिस काजी फैज ईसा कहते हैं, मगर आपको ये नाम छोड़ देना चाहिए और खुद को जस्टिस ड्रामेबाज कहलाना चाहिए। यहाँ वजह है, आपको खुद को काजी कहना बंद कर देना चाहिए क्योंकि आप में हकीकी काजी की कोई खसूसियत नहीं है, जैसा कि बंगाल के काजी सिराजुद्दीन की थी। अब ईसा साहब, मैं समझ सकता हूँ कि आप पाकिस्तानी जर्नेलों यानी जो पाकिस्तान के हकीकी हुक्मरान हैं को नाराज करने से उसी तरह डरते हैं जैसे काजी सिराजुद्दीन सुल्तान को नाराज करने से डरते थे। आपको फाइज कैसे कहा जा सकता है? फाइज का मतलब है एहसान या फजल, लेकिन तुम पाकिस्तानी अवाम पर कोई एहसान नहीं बल्कि लानत हो। आपको सिर्फ पुराने बेनतीजा या बेमानी केसेस सुनने को मिलते हैं जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो और जनरल मुशर्रफ जो मर चुके हैं, या फैजाबाद धरना केस की नजरसानी की